हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मौज में हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो बिना समय बर्बाद किए आते हैं सीधे काम की बातों पे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब सबसे पहली बात यह है कि शुरुआत में साइंटिस्ट लोग मानते थे कि भाई साहब जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, ये दो सेपरेट यूनिट्स हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये आपस में रिलेटेड हैं। और ना सिर्फ रिलेटेड हैं बल्कि आप एक फिनोमिना से दूसरा फिनोमिना जनरेट कर सकते हो। तो ये चीजें डिस्कवर हुई थी एक्सपेरिमेंटली, एक्सीडेंशियली, ऑर्स्टेड साहब द्वारा जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे। तब उन्होंने ये पता किया कि करंट की वजह से एक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। ठीक। अब क्योंकि ये पता चला कि करंट के साथ मैग्नेटिज्म लिंक्ड है, तो दूसरा सवाल क्या आएगा हमारे दिमाग में कि कितना लिंक्ड है। कितना लिंक्ड है मतलब कैसे कैलकुलेट की जाए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी करंट एलिमेंट की वजह से। तो उसके संदर्भ में हमको पहली बात करनी है बायो सावर्ट लॉ की। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है दी बायो सावर्ट लॉ। ठीक है। अब बायो सावर्ट लॉ बेसिकली क्या है? मान लो कि अगर आपके पास एक वायर है, कोई भी रैंडम शेप का वायर मान लेते हैं। ये रहा किसी भी रैंडम शेप का वायर जिसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आपको किसी रैंडम पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लेंगे एक छोटू सा एलिमेंट। ये आपने ले लिया छोटू सा एलिमेंट, ठीक है, डीएल एलिमेंट, जिसमें से इस पूरे वायर में से स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, स्टेडी फ्लो, स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। आपको पी पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्टेंस आपने कह दिया आर, एंगल आपने कह दिया थीटा। तो ये पता करने की कोशिश की कि किन बातों पे डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं छोटू एलिमेंट की वजह से छोटू मैग्नेटिक फील्ड बोलूं डीबी, तो ये डिपेंड करेगी किस किस पे? ये डिपेंड करेगी करंट की वैल्यू पे, बिल्कुल डिपेंड करेगी। ये डिपेंड करेगी एलिमेंट की लेंथ पे, बिल्कुल डिपेंड करेगी। ये डिपेंड करेगी इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर पे। ओके 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 ओके। और ये डिपेंड करेगी एंगल पे। और एंगल का वेरिएशन पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कौन सा फंक्शन होता है जो एंगल बढ़ाने पे खुद भी बढ़ता है? कॉस फंक्शन ना, टेन फंक्शन, नॉप्स, ये होता है साइन फंक्शन। तो ये इतनी बातें आपको पता चली। तो ये आपका बेस तैयार हो गया भाई साहब बायो सावर्ट लॉ का। ठीक है। ये आपकी डिटेलिंग हो गई बायो सावर्ट लॉ की कि ये टेक्निकलिटी। अब इसके आगे मैं चार छह लाइनें लिख दूं, इसी को जोड़ के जो है कांस्टेंट लगा दूं, तो ये आ गया डेरिवेशन। ठीक है। इतना ही होता है बस जीवन में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। कितनी भी बातें लिख दो इसके बारे में। ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद द एलिमेंटल लेंथ इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जिसको हम लोगों ने एक साथ जोड़ के कुछ इस प्रकार से लिख दिया दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन ऑफ थीटा बटे आर स्क्वेयर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी ही मजेदार बात है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे दिक्कत बच्चों को जाती है डायरेक्शनैलिटी में कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो क्या होगी। ठीक। तो डीएल की डायरेक्शन देखो, आर की डायरेक्शन देखो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक। क्या हमको ये मालूम है, क्या हमको ये मालूम है कि एक वेक्टर होता है जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अगर मैं आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो क्या उसको मैं, आर कैप को मैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इस प्रकार से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, कौन सी नई बात है इसमें। तो यहां यहां क्योंकि हम एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, चीजों को मैंने थोड़ा स्पेसिफिक बनाने के लिए आर कैप मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने आर कैप मल्टीप्लाई किया तो ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी साइन थीटा, क्या ए बी साइन थीटा को मैं ए क्रॉस भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या डीएल इंटू आर कैप इंटू साइन थीटा को मैं डीएल क्रॉस आर कैप लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, देख लो ध्यान से, डीएल आर कैप ए बी साइन थीटा। तो ये डीएल क्रॉस आर कैप लिख दिया मैंने। ठीक है। डिवाइडेड। अब बच्चों बोलते हैं अरे बाप रे बाप, कहीं पे तो साला आर क्यूब लिखा रहता, कहीं पे आर स्क्वायर लिखा रहता, हर किताब में अलग लिखा, हमको समझ नहीं आ रहा, हमको नहीं देनी एग्जाम। अरे पागल हो गया बिल्कुल। देखो ये आर कैप मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या है? नीचे आर स्क्वायर है। अब आर कैप को हटाया, ये मैंने लिख दिया क्या? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये क्यूब आ गया। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है।
छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये आपने लिख दी dB, ये एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। टोटल निकालनी है किसी पॉइंट पे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये बन गया एक्सप्रेशन, ये बन गया आपका जनरल एक्सप्रेशन। ये पूरा स्टेटमेंट है अपने आप में बायो-सावर्ट लॉ का। किसके वजह से, किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, डीएल लेंथ के एलिमेंट की वजह से। कहां पे, किसी रैंडम पॉइंट पी पे, ठीक है। तो इसके बारे में आप कुछ और बातें ध्यान देने वाली क्या है, ध्यान देने वाली बातें हैं ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी होती थी, उसी तरह से यहां पे परमिएबिलिटी है। परमिटिविटी क्या होती थी, किसी मीडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने की। कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना एंटरटेन कर रहा है, अपने अंदर से पास होने दे रहा है या नहीं। सिमिलरली कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है, ये डिफाइन कहां से होगा, ये डिफाइन होगा परमिएबिलिटी से। तो क्या सर, जैसे वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट होता था, वैसे यहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा। देखो अगर आपका ध्यान इधर है तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग अगर ध्यान से सुनते चल रहे हो, कुछ अभी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखते चलो, बस ध्यान से दिमाग में डालते चलो। जब एंड में कोई लिखने लायक बात आपको लगे, साथ में आप लिख लेना। न्यूमेरिकल्स मेरे साथ साथ आप करते चलना। 30 सवाल हर बार मैं लेता हूं सेशन में, और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 1 घंटे की चर्चा सुनने के बाद वो न्यूमेरिकल्स जो मैं यहां पे सॉल्व करूंगा आपके मुझसे पहले बनने चाहिए, तब मजा है सेशन का, ठीक है। तो चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। हमने ये लिखा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, परमिएबिलिटी की बात हमने कर ली। जनरल एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, बोलो एक बार जरा क्या बन जाएगा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर आर कैप कहां गया बेटा, वो तो यूनिट वेक्टर, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है इतनी बातें, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब अगर हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशन की, अभी तो हमने एक रैंडम शेप लिया था, अभी तो हमने एक रैंडम सा शेप लिया था। अगर मैं एक स्ट्रेट वायर ले लूं, कैसा वायर, कोई भी जनरल वायर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ लेंथ है उसकी, और आप इस पी पॉइंट पे खड़े हो जाइए। यहां पे खड़ा कर दो किसको, सोंटू को। सोंटू खड़ा है पी पॉइंट पे, तो सोंटू से पूछो बेटा कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है आप पे। सोंटू का सेपरेशन आर है, ठीक है, ए ले लो, आर ले लो, यहां पे ए लिखा है तो मैं भी ए ले लेता हूं, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। करंट है आई। अब सबसे पहली बात, आप जिस पॉइंट पे अवेलेबल है उसकी डायरेक्शनैलिटी की बात करो। सर डायरेक्शनैलिटी के लिए डीएल क्रॉस आर करना है, डीएल क्रॉस आर। अब डीएल क्या है और आर क्या है, डीएल क्या बला है, आर क्या बला है, देखो जरा। आर तो आपने ये डिनोट कर दिया, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा डायरेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें इतना समय ले रहा हूं। डीएल के डायरेक्शन में फिंगर खोलो। डीएल यानी करंट एलिमेंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में फिंगर खोलो। और आर कहां है, वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आर किधर है, आर इधर जा रहा है, तो डीएल क्रॉस आर करो, थंब अंदर आएगा। डीएल क्रॉस आर कर दो, डीएल क्रॉस ए कर दो, ये है डायरेक्शन डीएल की, ठीक। तो जैसे ही आपने डीएल, जैसे ही आपने राइट हैंड, लेफ्ट नहीं लेना है, बहुत सारे महान बच्चे बैठ के अभी लेफ्ट कर रहे होंगे ना, लेफ्ट हाथ उठाया तुमने, राइट उठाओ, राइट, डीएल क्रॉस आर, थंब जा रहा है अंदर, ठीक। तो ये आपका रूल आ गया डीएल क्रॉस आर डायरेक्शन निकालने का। मतलब इस पॉइंट पे सोंटू पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, सोंटू पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। अब इसके पड़ोस में इसका दोस्त बैठा हुआ था, इसका भाई बैठा हुआ था मोंटू, ठीक है, ये सोंटू, ये कौन है, ये मोंटू है। मोंटू से पूछो कि भाई साहब तुम पे कहां लग रही है, तो डीएल क्रॉस आ रही है तो बाहर लग रही है, डीएल क्रॉस आ रही है तो बाहर लग रही है। अच्छा मोंटू पे मैग्नेटिक फील्ड किधर, मोंटू पे मैग्नेटिक फील्ड, मोंटू पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डॉट मतलब बाहर। सर एक तरीका थोड़ा सा टफ लग रहा है, थोड़ा आसान बताओ, आसान बताएं। वायर लो, पकड़ लो ऐसे, ठीक है, वायर को, तो ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट, देख लो ना, ये सोंटू पे अंदर, मोंटू पे बाहर, खत्म खेल, खेल खत्म, ठीक है। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। डायरेक्शन समझ में आई, क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनेंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ऐसे 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 ऐसे, कैसे 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 ऐसे ऐसे, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। अब हम लोगों को निकालनी है वैल्यू, तो वैल्यू निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि मैं करूंगा नहीं अभी, ठीक है। ये आप लोगों ने, अगर आपको किसी को डेरिवेशन देखना है पूरा, तो लेक्चर वीडियो में आप पूरा डेरिवेशन देख सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूं वैल्यू याद रखने का। यहां पे से एंगल हम मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में, θ2 θ1, ठीक है, θ1
थीटा टू। एंगल सब्सटीट्यूट करने के बाद जो फॉर्मूला बचेगा जो हमको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड का पी पॉइंट पे, वो है ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए ले लो, आर ले लो, डी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब ये एक इकलौता ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है जो आपको सभी फॉर्मूले डिराइव करवा देगा। आप बात करो इनफाइनाइट लेंथ की, आप बात करो सेमी इनफाइनाइट लेंथ की, अगर मैं इस सिचुएशन में बात करूं इनफाइनाइट लेंथ की, ठीक है, अगले पेज पे ले लेते हैं। अगर यहां पे हम लोग बात करें इनफाइनाइट लेंथ की, तो बस एक बात बताओ कि जो फॉर्मूला आपने अभी अभी लिखा उसी फॉर्मूले में आप क्या चेंज कर दोगे? आप एंगल्स का चेंज कर दोगे, ठीक है। ये मान लो आप इधर खड़े हुए हो, अब ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर कितना बन जाएगा एंगल? 90 डिग्री। नीचे देखो, नीचे, ये इधर खड़े हो ना, इधर से तुमको ऊपर देखना है। ओ भाई, वो वहां पे 90 डिग्री बन रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट, वहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो सेम फॉर्मूले में थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 90 कर दो, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 90, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर 90। तो जो फॉर्मूला आपके सामने है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? बोलो यार, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? शानदार, ठीक है। एन चलो बात बाद में करेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर की अगर मैं बात करूं, सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करूं अगर मैं, सेमी इनफाइनाइट, तो एक तरफ से तो इनफाइनाइट है, लेकिन एक तरफ आप बिल्कुल उसकी एंड पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ओके, तो अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हैं इस प्रकार से, तो एक एंगल आपको दिखेगा 90 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल आपको दिखेगा 0। तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, 4 पाई आर। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल ही क्लियर है, आसान सी बात थी, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली, चर्चा बढ़ाते हैं तेज रफ्तार में आगे। अब हम बात कर रहे हैं एक लूप की, ठीक, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बच्चे फिर से दिक्कत उनको जाती है डायरेक्शन में। सुन रहे हैं सब लोग? सबका ध्यान है? सब अलर्ट हैं क्लास में? चलो, अब देखो, ये अगर एक लूप है, सुनना ध्यान से, ये एक लूप है, लूप में करंट है, कितना करंट है? कुछ आई करंट है। लूप में करंट है, कितना करंट है? कुछ आई करंट है, आई करंट है लूप में। ओके, अब आपको निकालना है इस लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे किसको खड़ा करते हैं इस बार हम लोग? चिंटी को खड़ी करते हैं, ठीक है। चिंटी इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। तो इससे पूछो बेटा कितनी मैग्नेटिक फील्ड है आप पे, डायरेक्शन कितनी है? तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक एलिमेंट लो, छोटू सा एलिमेंट डीएल, ठीक है, डीएल क्रॉस आर। अच्छा, डीएल की डायरेक्शन में फिंगर खोलो, आर की डायरेक्शन में बंद करो, थंब आ रहा है बाहर, थंब आ रहा है बाहर, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन है बाहर। तो अगर इस तरह का करंट है तो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से आपने बाहर बता दी, बिल्कुल बता दी। सर डीएल तो यहां पे इस डायरेक्शन में है, अब क्या होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? बेटा अभी भी फिर से कर लो, डीएल क्रॉस आर बाहर। देखो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे मैग्नेटिज्म में। अगर आपने डायरेक्शन अच्छे से समझ ली तो आपका 90% काम तो ऐसे ही हो गया मैग्नेटिज्म में, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज लोग डायरेक्शन में होते हैं। डीएल क्रॉस आर बाहर, हर बार हमको डीएल क्रॉस कर आर करना है? नहीं, डायरेक्टली आप पाम रूल भी यूज कर सकते हो। ये अगर करंट है तो ये थंब बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर मैंने उल्टा कर दिया तो अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर है? डायरेक्शन सबसे पहले क्लियर है सभी को? पक्का? चलो, अब ये होता क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है बायो सावर्ट लॉ का? अभी अभी हम लोगों ने क्या लिखा? हमने ये लिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट बी इक्वल्स टू, या डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय आई डी एल साइन थीटा, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। ये एक छोटू से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो एक एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझको ये बताओ कि ये करंट तो सेम स्टेडी करंट है, साइन थीटा के बारे में क्या है? साइन थीटा के बारे में आपके क्या विचार है? एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री या 0 डिग्री? एंगल 90 डिग्री या 0 डिग्री?
डीएल क्रॉस आर, डीएल डीएल क्रॉस आर 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, ये तो 1 बन गया। इंटीग्रल डीएल कितना बन जाएगा, इंटीग्रल डीएल, ये चिंटी सेंटर पे खड़ी है, अब यहाँ पे किसी को घुमा दो, ये खड़ा हो गया इसका दोस्त पिंटू, पिंटू दौड़ लगा रहा है यहाँ पे इधर से इधर, कितनी दौड़ लगा लेगा, इंटीग्रल डीएल मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी, म्यू नॉट आई इंटीग्रल डीएल जो कि होता है 2 पाई आर, इंटीग्रल डीएल जो कि होता है 2 पाई आर, जो कि होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर, और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी इसमें है क्या, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, आसान सी बात है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। तो उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल ही क्लियर है 100%। ठीक है, चलो बात है बढ़ाए आगे। नेक्स्ट पॉइंट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग आर्क। आर्क आ गई है, आर्क, अब मजा आएगा। ठीक है, जीवन में देखो, अब थोड़ी सी जनरल बातें बता रहा हूं आपको, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। ये अगर हमारे पास एक पूरी लूप है, ये अगर एक कंप्लीट लूप है, कंप्लीट लूप के कारण आपने कितने कहा, कंप्लीट लूप के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड कही म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, अच्छी बात है। आधी लूप के कारण कितना कहोगे, आधे लूप के कारण कितना कहोगे, सर डायरेक्शन क्या होगी, बेटा डायरेक्शन तो वही होगी, डायरेक्शन तो वही होगी, डायरेक्शन तो वही होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाएगी, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। क्यों, क्योंकि लेंथ का एलिमेंट आधा लेंथ आधी हो गई ना, इंटीग्रल डीएल किया था हम लोगों ने, वहां पे 2 पाई आर था, इस बार पाई आर होगा, आधी हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा सर ये बात तो समझ में आती है, अगर एक क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर क्वार्टर रिंग स्पेसिफाई कर दूं, है ना, वरना लोग जो है फालतू मतलब निकालेंगे बातों को, मेरे क्लिप निकाल लेंगे कि सर तो क्वार्टर की बात कर रहे थे, अरे क्वार्टर रिंग की बात चल रही है यहाँ पे। तो बी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं किसी रैंडम आर्क के बारे में बात करूं जो कुछ थीटा एंगल बना रही है, तो क्या किया जाए, यूनिटरी मेथड से कंपेयर कर लिया जाए। कैसे सर, बता दो जरा। ठीक है बेटा, बता देते हैं। ये एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है, आपने ये कहा कि 2 पाई एंगल के लिए 360 डिग्री के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड, इतनी मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट एंगल के लिए निकाल दो और थीटा एंगल के लिए मल्टीप्लाई कर दो, थीटा या अल्फा जो भी है ये। तो बी डैश हम लोग कितना कह रहे हैं, बी डैश हम लोग कह रहे हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू थीटा अल्फा गामा जो बोलना है बोलो, डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क का, जो कि बहुत ही काम का फॉर्मूला है। ठीक है, काम की बात है, ये बहुत ज्यादा काम की बात है। ठीक, अब देखो अब देखो, अगर हम इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएं सेम रिदम में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आएंगी। सबसे पहले देखो, ये बहुत बढ़िया केस है। क्या कहता है ये कहता है कि आपके सामने एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 अलग अलग वायर्स हैं, अलग अलग मटेरियल के वायर हैं। अब अलग अलग मटेरियल के वायर हैं तो डेफिनेटली उनके रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टिविटीज अलग अलग होंगी, करंट अलग अलग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने गोल्ड और सिल्वर ले लिया। अच्छा, आपका केस क्या है, थिकनेस सेम, मटेरियल डिफरेंट। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, आओ थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कंडीशन को। कंडीशन कुछ ऐसी है, जो पूछ रहा हूं बस वो बताना। अगर आपके सामने 2 वायर्स हैं, अगर आपके सामने 2 वायर्स हैं, आप करंट हो, करंट बन जाओ तुम लोग, ठीक है, बिजली बन जाओ, और आप यहां पे से दौड़ते हुए आ रहे हो। आपके सामने है वायर नंबर 1, आपके सामने है वायर नंबर 2। वायर नंबर 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है वायर नंबर 2 से, आप किस में जाओगे, आप उसमें जाओगे जिसमें रेजिस्टेंस कम है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, नीचे वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि बी नेट जो है, बी नेट वो क्या बन जाएगा, B1 माइनस B2 या तो B2 माइनस B1, डिपेंडिंग अपॉन के कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। देखो मैं बिल्कुल बोलचाल की भाषा में इसलिए बात करता हूं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स नहीं फेंकता हूं, क्योंकि क्या होता है कि ये कॉमन एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है।
अगर आप लोग अपनी भाषा में समझ रहे हो, बिल्कुल जैसे आप लोग बात करते हो, जिस तरह से आप समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपका रिसेप्शन पावर ज्यादा बन जाएगा, आप लोग ज्यादा ग्रास्प करोगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर आप ऐसे कैसे बोलते हो, ऐसे तो बिल्कुल फील ही नहीं आती, ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग जो है बिल्कुल क्या कर रहे हैं, हम तो एक बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पागल हो तुम लोग। है, आपका फिजिक्स टेस्ट किया जा रहा है एग्जाम में, आपकी इंग्लिश, आपकी वोकैबुलरी, आपका एक्सेंट टेस्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए काम की बातों पे ध्यान देना है हमको बस। तो चलो लौट आओ बातों पे। बी नेट को आपने लिखा B1 माइनस B2, बी नेट को आपने क्या लिख दिया, B1 माइनस B2, बहुत बढ़िया। अब बड़ा कौन होगा जिसमें करंट ज्यादा जा रहा है, तो लेट्स से इफ 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 समझते हो ना, अगर I1 इज ग्रेटर देन I2 तो डेफिनेटली B1 इज ग्रेटर देन B2, तो बी नेट को आप क्या लिख देंगे, बी नेट को आप लिख देंगे म्यू नॉट आधे की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4R, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4R, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और डायरेक्शन क्या बन जाएगी, डायरेक्शन बन जाएगी इनवर्ड, डायरेक्शन बन जाएगी इनवर्ड। ठीक है, क्यों इनवर्ड, क्योंकि आपने I1 की वैल्यू ली है बड़ी, और अगर केस उल्टा कर दूं तो बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में अगर हमने ये कहा कि आपके पास दो मटेरियल्स हैं, AgAu आपने ले लिए, अब करंट एंटरिंग इन द अपर लूप इज ग्रेटर देन द करंट एंटरिंग इन द लोअर लूप, ऊपर वाले में करंट ज्यादा जा रहा है, तो ऊपर वाले के कारण डिसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और क्या आएगी, वो इनवर्ड आएगी। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इस तरह का सवाल अगर आया तो आप लोग मजे से कर सकते हो। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। थिकनेस अगर आपने कर दी अलग अलग, अब देखो अगर आपने थिकनेस अलग अलग कर दी, फिर से वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने क्या किया, आपने थिकनेस अलग अलग कर दी, तो मुझको एक बात बताओ, थिकनेस पे क्या डिपेंड करता है, थिकनेस से वेरी करने वाला है रेजिस्टेंस रो L बाय A। अब जिसका एरिया ज्यादा, जिसकी थिकनेस ज्यादा, जिसकी थिकनेस ज्यादा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम, तो उसमें करंट ज्यादा जाएगा, उसमें करंट ज्यादा जाएगा। ये लिख दिया मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने कि जिसकी थिकनेस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा जाएगा। अब सीधी सी बात है कि मैंने दो वायर्स लिए हैं, दो लूप्स ली हैं, ठीक है, एक ऊपर वाले को मैं कर देता हूं थिक, नीचे वाले को मैं कर देता हूं थिन। ठीक है, ऊपर वाले को आपने कर दिया क्या, थिक कर दिया, नीचे वाले को क्या कर दिया, थिन कर दिया। ठीक, तो ये है थिक THICK, ये है थिन THIN, तो ये I1 बोल दो, ये I2 बोल दो, किस में करंट ज्यादा जाएगा यार, करंट किस में ज्यादा जाएगा, जो थिक है। तो डायरेक्शन किसकी वजह से डोमिनेट होगी, जो थिक है, क्योंकि उसमें ज्यादा करंट जा रहा है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। खेल खत्म, खेल खत्म। तो बी नेट कितना आ गया, बी नेट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ब्रैकेट I1 माइनस I2। बोलो यार, क्या ये बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो चलो ये बात हमने यहाँ पे कर ली, ये लिख दिया मैंने। ठीक, जो ज्यादा थिक है उसमें करंट जाने वाला है ज्यादा। क्लियर है बातें सभी को। चलो सोना नहीं है, संडे का दिन है, कुछ लोग आराम के मूड में होंगे आज तो हमने सोचा था कि घर घर खेलेंगे, सर तो जो है IIT CUET खिलवा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है ये, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब एक कॉइल लेनी है हमने, ठीक है, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, कॉइल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी। ये रही कॉइल, बहुत ही बढ़िया, और ये रही इसकी एक्सिस। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, आपको इस एक्सिस पे जाके खड़े हो जाना है। किसको खड़े होना है इस बार खड़ा कर देते हैं हम लोग प्रीतम प्यारे को। तो ये खड़ा है प्रीतम प्यारे, ठीक है। प्रीतम प्यारे से पूछो बेटा, ओ बेटा कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले तो वो बोलेगा सर DL कहाँ है, ये रहा करंट, ठीक है ना। DL जैसे मान लो ये ऐसा हर जगह पे टेंजेंशियल होगा ना, क्रॉस R, ये आपने बना दिया R। ओके 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 ओके, ये डिस्टेंस आपने कह दी A, और ये डिस्टेंस कह दो, इसको R नहीं, इसको कुछ और नाम देते हैं, इसको Z नाम दे देते हैं। ठीक है, सुनना थोड़ी सी देर, ध्यान से सुनना। इसका रेडियस है R, या तो इसको स्मॉल r भी बोल सकते हो, Z भी बोल सकते हो, के आपकी जो मर्जी बोलो, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालनी है इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो करना पड़ेगा DL क्रॉस R। अब थोड़ा सा टिपिकल जाने वाला है क्योंकि मैं डायरेक्शन बताने वाला हूं। DL इस पॉइंट पे अंदर है, DL, और R यहां है, देख रहे हो क्या तुम लोग सभी लोग, पक्का।
डीएल अंदर है, ये लूप है, लूप 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 बना के दिखा दूं आपको, लूप दिखा दूं किसी को। ये देखो, ये हमने ले लिया जैसे है ना, ये इसको घुमा दो घुमा दो घुमा दो, ये लूप है, लूप, ये है लूप, देख रहे हो, ये है लूप, दिख रही है ना, हाँ। तो ये ऐसी लूप हमने अंदर कर दी। अब डीएल अंदर, डीएल अंदर, वो जो मैंने ऊपर बनाया डीएल, वो कहाँ है, वो अंदर है। आपको क्या करना है, डीएल की डायरेक्शन में फिंगर खोलो और आर की डायरेक्शन में बंद करो। डीएल की डायरेक्शन में फिंगर खोलो और ये जेड की डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में बंद करो। तो जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे, वो होगी कुछ ऐसी। सिमिलरली 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 यहां पे इस पॉइंट पे डीएल है बाहर, तो डीएल, डीएल यानी फिंगर बाहर, ठीक है, बाहर ऐसे क्रॉस आर, ठीक है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। तो ये आपने कर दिया क्या, ये आपने कर दिया डीएल क्रॉस आर। तो ये आपने बना दी डायरेक्शन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं एंगल लेता हूं, अगर मैं एंगल मेजर करता हूं थीटा थीटा, तो इनके कॉस कॉस कंपोनेंट ऐड होंगे, साइन साइन कंपोनेंट मर जाएंगे, ठीक है। इनके दोनों के कॉस 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 कंपोनेंट ऐड अप, साइन साइन कंपोनेंट मर गए। इंटीग्रेट करोगे, फाइनल रिजल्ट आपने याद रखना है, क्या है फाइनल रिजल्ट, ये है फाइनल रिजल्ट, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ध्यान से देख लो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब सर क्या इससे वो रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है सेंटर वाला, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो जरा, आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि इस लूप के लिए, इस लूप के लिए, इस कॉइल के लिए, जो कॉइल आपने अभी भी बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे, मैग्नेटिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे जो है ना, ये आपने ए कह दिया, ये डिस्टेंस आपने कैपिटल आर कह दी। अब आपने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर इस सिचुएशन में मैं एक्स की वैल्यू 0 कर दूं या ए की वैल्यू 0 कर दूं, जो भी हमने लिया है, ए ले लो एक्स ले लो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 मतलब एट सेंटर। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू आपने कर दी 0, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे 0 करोगे बी कितना आ जाएगा, बोलो जरा तेज रफ्तार में, आवाज आनी चाहिए यहां तक, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय, ये आर क्यूब से आर स्क्वायर कटा 2r, ठीक है। क्या ये बात देखी हमने, बिल्कुल देखिए, क्या ये बात पता है हमको, बिल्कुल पता है। तो चलो बातों को तेज रफ्तार में टेक द डिस्कशन फर्दर। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आपके सामने आ रहा है। अब ये सिचुएशन जरा देखो, आपके सामने कुछ केसेस दिए हुए हैं, ये जब भी आपके सामने सिमेट्री आए, ध्यान देना बात, जब भी आपके सामने सिमेट्रिकल सर्किट आए, ठीक है, तो क्या होता है समझना। ये मान लो करंट आई है, अब अगर यहां पे जिस तरह की सिचुएशन आपके सामने दिखाई हुई है, तो ये तो बहुत क्लियर बात है कि दोनों में बराबर करंट जाएगा, I/2 करंट जाएगा। और क्योंकि बराबर करंट जा रहा है दोनों में, तो आप ये बता सकते हो कि ऊपर वाले की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाले की वजह से बाहर, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी, है ना। ये कॉमन सेंस हमारा कहता है, इसकी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होने वाली है। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं, मान लो यहां पे करंट आई है, तो अब तो यार अलग अलग करंट जाना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, लेंथ अलग अलग है दोनों सेगमेंट्स की, I1 I2, बिल्कुल ठीक है, I1 I2। अच्छा, तो इस सिचुएशन में हमको लगता है कि यार जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा जाएगा, सीधी सी बात है। तो मतलब I2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर आनी चाहिए। थम जाओ, रुक जाओ, क्या आप नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए जो होगी, क्या आप इसके लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां लिख देता हूं ऊपर, बी नेट, बी नेट, उसको B1 माइनस B2 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों ही केसेस की बात कर रहा हूं मैं, सुनना जरा ध्यान से। और बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला बेसिकली हम लोग इतने सेगमेंट की वजह से देख रहे हैं, ठीक है, इतने सेगमेंट की वजह से, और इतने ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या हो गया, अरे रे 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 रे, आजा भाई, आ गया, ठीक है, बुरा मान गया ये। हाँ, बेसिकली हम लोग 2 सेगमेंट की वजह से देख रहे हैं, ये I1 है और इतने सेगमेंट की वजह से I2 है। तो ये सेगमेंट कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। तो लेट्स से हम लोगों ने पहले वाले के लिए कह दिया म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2r ब्रैकेट θ/2π, ठीक है, θ1 की वैल्यू रख दो, θ1/2π। और इसी तरह से आप B2 निकालोगे, म्यू नॉट I2/2r ब्रैकेट θ2/2π, और दोनों को माइनस करोगे, करके देखो,
करके देखो, ठीक है। आई कैसे निकालोगे सर? आई कैसे निकालते हैं? करंट डिवीजन फॉर्मूला मालूम है आपको। ये करंट जो है वो कैसे डिवाइड होता है? वो डिवाइड होता है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम, ठीक। और आर कैसे निकालोगे आप? रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, ठीक है। रो एल बाय ए, आर टू को आप लिख दोगे रो एल टू बाय ए डिवाइडेड बाय रो एल वन बाय ए प्लस रो एल टू बाय ए। तो ये रो और ए कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये करंट लेंथ की टर्म्स में आप कंपेयर कर सकते हो दोनों के। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे, B1 माइनस B2 जब आप करोगे, तो आप ये पाओगे कि कोई भी सिमेट्रिक फिगर हम ले लें, किसी भी तरह का सिमेट्रिक फिगर हम लोग ले लेंगे, जब तक सिमेट्री मेंटेन्ड है, जब तक सिमेट्री मेंटेन्ड है, तब तक नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? जीरो आएगी। तो ये सभी केसेस में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये सभी केसेस में सिमेट्री मेंटेन्ड है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, चाहे इसकी बात कर लूं चाहे इसकी बात कर लूं, सभी में बी नेट की वैल्यू कितनी आने वाली है? जीरो आने वाली है। अब सर पिछले वाले में तो आपने लेंथ से कंपेयर कर लिया था, यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे अगर आप देखो, इतना सेगमेंट देखो, इसकी वजह से क्या डायरेक्शन है? इसकी वजह से अंदर, ऊपर वाले की वजह से अंदर, इस सेगमेंट की वजह से अंदर, ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से भी अंदर, ये वाले सेगमेंट की वजह से, पकड़ो इसको ऐसे, ये वायर है ना, वायर को ऐसे पकड़ो, बाहर, और इस सेगमेंट की वजह से भी बाहर, ठीक। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है हमको कि इसकी वजह से तो जीरो होगी ही होगी। लेकिन इसकी वजह से अगर हम देखें, सिर्फ डायरेक्शन से आप निकाल सकते हो सब, आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है इसमें, सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन से भी पूरा आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये देखो, इसकी वजह से कहां पे? इसकी वजह से है अंदर, ऊपर वाले की वजह से अंदर, इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से, पकड़ो इसको जरा ऐसे, अंदर, और इस वाले की वजह से बाहर। तो सर इसमें तो एक, दो और तीन, तीन की वजह से अंदर जा रही है और एक की वजह से बाहर आ रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? बेटा करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किस तरह से होगा? रेजिस्टेंस के रेशियो में। और रेजिस्टेंस कितना है? इसकी लेंथ अगर आप देखो ऊपर वाले रेजिस्टेंस एलिमेंट की, तो वो लेंथ 3 गुना है। मतलब देखो, लॉजिक समझना, लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना। अगर करंट यहां पे है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस 3R, नीचे वाले का रेजिस्टेंस R, ऊपर करंट जो है वो 3 गुना कम जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर करंट कितना जाना चाहिए? 3 टाइम्स लेसर देन द डाउनवर्ड। तो ये I'/3 है, ये I' है, ठीक है। तो I' प्लस I'/3 को आप लिख सकते हैं टोटल I। समझ रहे हो बात को? अब यहां पे आपने करंट निकाल दिए, दोनों में करंट निकाल दिए, बी की वैल्यू निकाल दो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लो, सभी केसेस में नेट वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे आएगी जीरो। चाहे आप ये सिमेट्री देख लो। इन शॉर्ट जब तक सिमेट्री है तब तक मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसी? जीरो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है। अब ये एक 3D सिस्टम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 3D सिस्टम है, ये हमने बना दिया क्यूब, ये हमने बना दिया एक क्यूब, ठीक है। ये हमने बना दिया एक क्यूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। ये बना दिया हमने क्यूब, ओके, ठीक। अब अगर यहां से आप करंट भेजो, या यहां से भेजो, या यहां से भेजो, या यहां से भेजो, कहीं से भी भेजो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां से भी भेजोगे आप करंट, उसके अपोजिट एंड से अगर वो निकल रहा है, उसके अपोजिट एंड से अगर वो निकल रहा है, तो हर एलिमेंट पे, हर सेगमेंट पे सिमेट्री मेंटेन्ड है। क्या जितना करंट एंटर होगा उतना करंट निकलना चाहिए? चार्ज कंजर्व्ड है, हाँ या ना? जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट एग्जिट करना चाहिए, बिल्कुल। अब अगर आप सेंटर पे जाके बैठ जाओ, सेंटर पे किसको बिठाना है इस बार? सेंटर पे बिठाते हैं हम लोग, किसको बिठाएं? सोनू को बिठाते हैं, ठीक है। सोनू बैठा है सेंटर पे। सेंटर पे पूछो इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? कैलकुलेट नहीं करना है आपको, पागल हो जाओगे इसको कैलकुलेट करने के चक्कर में, ठीक है। सिमेट्री वाले सवालों को
कैलकुलेट करके भी आप वही आंसर निकालोगे, लेकिन उसमें समय बर्बाद आपको नहीं करना है। डायरेक्टली चेक करो क्या सिमेट्री मेंटेन्ड है, क्या जहां से एंटर हो रहा है उसके अपोजिट एंड से निकल रहा है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो नेट कितनी आएगी, नेट आएगी 0। ठीक है, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ आपका जीवन आसान बनाता था, उस ही तरह से मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किटल लॉ आपका जीवन आसान बनाएगा। अभी मैंने एक एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ का जो था ना लंबा सा वायर वाला, मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, मैंने बोला समय लगेगा इसमें, बोला। लेकिन अब वही रिजल्ट हम एम्पियर सर्किटल लॉ से देखना ऐसे डिराइव कर लेंगे। सीधी सी बात है, हमारे जीवन को आसान बना रहा है और हमारा काम ही यह है कि हम अपने जीवन को आसान बनाएं। ठीक है, तो चलो पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ ऐसा कहता है कि अगर आप निकालना चाह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड किसी सेगमेंट की वजह से या किसी वायर की वजह से, ठीक है, किसी वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो आपको इस फैक्टर की बात करना है। ये क्या है? ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर इसका क्या मतलब है लाइन इंटीग्रल? मतलब आप एक लूप के अलोंग चलो, किसी भी एक कर्व के अलोंग चलो, और उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको एडअप करते जाओ। BDL इसके अलोंग जितने भी आ रहे हैं ना, इसके अलोंग ये जो टर्म आ रही है B.dl, इसको आप एडअप करते जाओ। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये म्यू नॉट टाइम्स होगा करंट एनक्लोज्ड के, मतलब इस लूप के अंदर कितना करंट है वो आपको यहां पे रखना है। ये कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट और द टोटल करंट। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने स्टेटमेंट। अच्छी बात है। अब सर ये स्टेटमेंट तो आपने बता दिया, लेकिन आप वो कह रहे थे कि ये हमारा जीवन आसान बनाएगा। कैसे बनाएगा आओ जरा देखते हैं। उसके पहले ये लॉ जो है ये डिपेंड नहीं करता है शेप और साइज पे, किसके? क्लोज लूप के। कोई भी करंट जो लूप के बाहर है वो आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक, दिस इज सूटेबल फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड सिमेट्रिकल चार्ज करंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं ये कह रहा हूं कि सूटेबल है, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ सिमेट्रिकल सिचुएशंस के लिए एप्लीकेबल है। नहीं नहीं नहीं, गलत स्टेटमेंट है वो। कई किताबों में ये लिखा हुआ है और यही बात एक बार एम्स में भी पूछी जा चुकी है कि एम्पियर सर्किटल लॉ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और वहां पे ये लिखा हुआ था कि ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है। सुनना ध्यान से, एक बात मैं कह रहा हूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है सिमेट्रिक सिचुएशन के लिए। गलत, बिल्कुल गलत बात, काटो इसको। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर आप सिमेट्रिकल सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। ये सही स्टेटमेंट है भाई साहब। एप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन जब हम सिमेट्रिकल सिचुएशंस में एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसान होता है, और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन आसान बनाना, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये कह देना कि एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्लियरली बोल रहा हूं मैं, आप चाहो तो लिख लो इस बात को अपनी भाषा में। लिखा हुआ है यहां पे, दिस लॉ इज सूटेबल नॉट वैलिड, दिस इज सूटेबल। सूटेबल का मतलब समझते हो? चलो ठीक है, काफी डिटेलिंग हो गई, बातें बढ़ाते हैं आगे, निकालते हैं इसके बारे में। ये एक इनफाइनाइट वायर है और आपको किसी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाना है ना। अब यहाँ पे मैं रिंकी को खड़ा कर रहा हूँ। रिंकी बेटा खड़ी हो जाओ यहाँ पे। ओके सर, खड़ी हो गई यहाँ पे। अब क्या करना है? अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सर डायरेक्शन आपने बताई थी, किधर है? इधर है, इधर इधर इधर। ओके सर, अब यहाँ पे अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ। क्या कहता है ये कहता है कि आपको एक वायर कंसीडर कर लेना है। आपने एक वायर कंसीडर कर लिया, वायर नहीं सॉरी लूप कंसीडर कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो ये है आपका एम्पियर सर्किटल लूप। इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब सर B डॉट दिख रहा है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल कैसे निकालें? ओहो, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। डीएल की डायरेक्शन क्या है? डीएल की डायरेक्शन है ऐसी, डीएल की डायरेक्शन है ऐसी, और बी की डायरेक्शन क्या है? वो भी तो इसके अलोंग है, हाथ घुमाओ ना ऐसे। तो बी और डीएल की डायरेक्शन सेम। तो इस सिचुएशन में जो आपने बी डीएल कॉस थीटा लिखा, यहां लिख देता हूं साइड में, यहां साइड में लिख देते हैं, ठीक है। बी डीएल, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम कई बार बिना ध्यान दिया एज इट इज रट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, पता होता है हमको, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि एंगल कितना है इसमें। एंगल है इसमें 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू आती है 1, ठीक है।
अगर आपको इतनी डिटेलिंग आती है तो दुनिया में कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बन गया बी डी एल कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो आपने लिख दिया बी इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो बी की वैल्यू कितनी बन गई, बोलो भाई क्या बन गई है, म्यू नॉट आई बाय इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल क्या होता है, 2 पाई आर, तो रख दो यहां पे 2 पाई आर। आ गया क्या रिजल्ट, बिल्कुल आ गया, ओके चलो ये कर दिया हमने डिराइव इसको। अगला एप्लीकेशन आपके सामने आ रहा है, क्या आ रहा है अगला एप्लीकेशन अरे रे 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 रे, अगला एप्लीकेशन आपके सामने आ रहा है, ये क्या है ये, अरे क्या हो गया इसको, अब आएगा, हाँ अब आए ना लाइन पे। हाँ तो ये है क्या, ये है एक सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर की चर्चा करते हैं। सॉलिड सिलेंडर में क्या ध्यान देने वाली बात है, सॉलिड सिलेंडर में सिर्फ एक ध्यान देने वाली बात है, और वो ये है कि जब आप सॉलिड सिलेंडर की बातें करेंगे, करेंगे ना, करेंगे, ये मान लो ये मान लो सॉलिड सिलेंडर बा, ओके सॉलिड सिलेंडर बा, ये रहा कौन, सॉलिड सिलेंडर, ओके। तो ये है सॉलिड सिलेंडर, इसमें पूरे में करंट है, इस पूरे सिलेंडर में से करंट जा रहा है, पूरे सिलेंडर में से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एक मोटा सा पाइप है, पूरे पाइप के अंदर से पानी जा रहा है ना, वैसी कोई कंडीशन है। तो थ्रू आउट इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। आपको क्या करना है आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब मैंने इसकी एक्सेस बना दी, ये रही इसकी एक्सेस, एक्सेस होती है एक्सेस, तो ये है इसकी एक्सेस, ओके। अब यहां पे आप जाके खड़े हो गए, ठीक है, यहां पे हमने खड़ा कर दिया किसको, यहां पे हमने खड़ा कर दिया टिंकू को। तो टिंकू खड़ा है इस पॉइंट पे, टिंकू से पूछो कि बेटा आप पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, तो वो बोलेगा सर इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे अंदर वाले करंट की वजह से लग रही है, मतलब इतने 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 हिस्से में से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, पूरे करंट के कारण नहीं लग रही है, पूरा करंट तो ये पूरा करंट है, क्या पूरे पूरे करंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, नहीं, जो करंट एनक्लोज्ड है उसकी वजह से लगेगी। और एनक्लोज्ड कितना है, एनक्लोज्ड इतना है, ये है करंट एनक्लोज्ड। कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। कितना सुनो, ए एरिया में आई करंट, यूनिट एरिया में आई बाय ए करंट, ठीक है। तो 2 यूनिट एरिया में इंटू 2, 3 यूनिट एरिया में इंटू 3, तो ए डैश एरिया में, ए डैश एरिया में इतना करंट, ठीक है बात, इतनी बात ठीक है हाँ तो यहां पे रखो वैल्यू उठा के, जल्दी से वैल्यू उठा के रख दो। ए डैश आपने लिख दिया कितना, आई डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू इसका डिस्टेंस ले लो कुछ छोटू आर, ठीक है ना, पाई छोटू आर का स्क्वायर, ओके 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 ओके। तो आई डैश की वैल्यू आ गई पानी पी लिया जाए अच्छा सुनो, हर बार मैं 30 सवाल करवाता हूँ, आज मैं आपको कुछ सवाल होमवर्क दूंगा इसी लेक्चर में, और वो आपको चैट में बताने उनके सारे आंसर। 1-2 घंटे बाद कम्युनिटी पोस्ट में मैं आंसर्स डालूंगा, और उससे ये पता चलेगा कि कितने लोग वाकई में सॉल्व कर रहे हो, कितने लोग आके सिर्फ जो है मूवी की तरह देख के निकल जाते हैं, अरे चलो मजा आ गया है ना, हो गया चलो अपना काम, ऐसा नहीं है, सॉल्व करके आंसर बताने चैट में। चलो आई डैश की वैल्यू मालूम चल गई, बिल्कुल मालूम चल गई, तो बी निकाल सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना बन गया वो, म्यू नॉट। अब आपके अंदर है वो करंट उतना, आप क्या मानोगे कि उस सेंटर से जा रहा है, अगर ये सिलेंडर है और मैं यहां खड़ा हूं और पूरा करंट इस सिलेंडर में से पास हो रहा है, तो मैं तो ये मानूंगा कि सिलेंडर की एक्सिस से पास हो रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल। और अगर मैं इसके बाहर निकल गया तो भी मैं उसके सेंटर से ही निकलता हुआ मानूंगा करंट को, बिल्कुल। तो हम लोग क्या लिख देंगे म्यू नॉट आई डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अच्छा आई डैश की वैल्यू रख दें उठा के, आई डैश की वैल्यू रख दें उठा के, रख देते हैं, कितना बन जाएगा ये, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया, ये आपके सामने आ गया डेरिवेशन, और ये है एक्सप्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, है ना। अरे बात समझ में आती है क्या सभी को,
कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं है इन बातों से? है कोई दुखी होके तो नहीं बैठा हुआ, पता नहीं यार क्या चल रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं पड़ रही, सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है, ध्यान दोगे सब समझ में आएगा, ठीक है? तो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर का स्क्वायर, ये अभी हमने डिराइव कर लिया है, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, तो अगर हम लोग अंदर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, अगर हम लोग अंदर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर जो है वो प्रोपोर्शनल है आर के, और एक बार हम बाहर निकल गए, एक बार हम बाहर निकल गए तो वो क्या होगी, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर के। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा करंट जो है सेंटर से पास होते हुए मानेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ कैसा दिखेगा इसका, अरे रे 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 इतनी मोटी लाइन क्यों आ रही है, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा बेटा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये खींच दिया आपने ग्राफ, कहां से कहां तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक, और उसके बाद कुछ ऐसा, इन ऑन द सरफेस एंड दिस इज आउट। किस किस के बीच में ग्राफ है ये, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस पोजीशन के बीच में ग्राफ है। क्या मेरी बातें आपके समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे हो। अब बात बढ़ाते हैं आगे, हम लोग अब बात कर रहे हैं, ये तो हमने देख लिया, ये बात तो हमने कर ली, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फॉर एनी पॉइंट ऑन दी एक्सेस ऑफ द सिलेंडर, अगर आप सिलेंडर पे की एक्सेस पे जाके खड़े हो जाते हो, सेंट्रल एक्सेस पे, तो कितना, जीरो, तब तो कोई करंट ही एनक्लोज नहीं है ना, सिंपल सी बात है। सरफेस की बात करो अगर आप, तो सरफेस पे आर इक्वल टू आर, तो वही जनरल रिजल्ट जो हमने देखा था, और वो मैक्सिमम होगा सरफेस पे, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा, ठीक है। ये बना दिया हम लोगों ने ग्राफ, सिंपल। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, एक ही बात कितनी बार करें। अब मैं एक बार आपको हॉलो का भी बता देता हूँ, हॉलो का भी बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसी लॉजिक से। हॉलो में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो और सिंपल है। हॉलो ये बना दिया आपने, हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो 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 सिलेंडर है ना, तो ये अंदर जाके खड़े हो जाओ, अंदर अगर आप खड़े होते हो, ये है एक्सेस वा, ठीक है, ये इसकी एक्सेस है। अब इस हॉलो सिलेंडर में अगर आप अंदर खड़े हो, तो आप एक एम्पियर लूप बनाओ ना, ये बना दिया आपने एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। क्या इस लूप के अंदर से कोई करंट जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा करंट तो सरफेस से पास होगा ना, ये पूरा करंट जो है सरफेस से पास हो रहा है। हॉलो सिलेंडर इमेजिन कर लो, मैं सिलेंडर के अंदर खड़ा हूँ, मैं सिलेंडर के अंदर खड़ा हूँ, ये दीवारें हैं मेरे आसपास, ठीक है, और उनमें से करंट निकल रहा है, जब तक मैं उनको छूंगा नहीं मुझको करंट नहीं लगेगा, मैं अंदर हूँ, मेरे अंदर से थोड़ी जा रहा है करंट। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो अंदर करंट की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू जीरो है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो। कहाँ तक? जब तक सरफेस पे नहीं आओगे तब तक आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता नहीं चलेगा। और सरफेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ही जितनी होती है, कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, दसियों बार बोल चुका हूँ इसी लेक्चर में। तो ये ग्राफ इसका बन जाएगा ऐसा, कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, कैसा कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, सेंटर से लेकर सरफेस तक जीरो, फिर उसके बाद मैक्सिमम, फिर उसके बाद इनवर्सली, ठीक है, इन आउट। किस किस का ग्राफ है ये, बी वर्सेस आर। क्लियर है बात? चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। देखो अब डेरिवेशन तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बोर्ड के काम का है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता है तब तक आप लोग फॉर्मूला रट के कुछ बहुत महान नहीं कर सकते हो जीवन में, ठीक है। तो जिसको नहीं देखना डेरिवेशन फॉरवर्ड कर देना, लेकिन चैट में मत बोलना सर डेरिवेशन मत कराओ, डेरिवेशन क्यों करा रहे हो, अरे यार फालतू बातें मत किया करो। नहीं पढ़ना है तो आगे कर दो, पढ़ना है तो सुनो, इससे और क्या। देखो ये है वायर, सोलेनॉइड, बहुत सारे लूप्स 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 लूप्स, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके अंदर। हमने कह दिया कि ये मान लो एल लेंथ है इसकी या ए लेंथ है, जो भी हम लेना चाहें, और आर है इसका रेडियस, अच्छी बात है, ठीक है। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें क्लोज्ड लूप लेंगे, ये ले लिया हमने क्लोज लूप, एम्पीरियन लूप, ठीक है। नाम दे दो ए बी सी डी, ए बी सी डी, अच्छी बात है। इस दिशा में आपको घूमना है। अब जब आप ए से बी तक की बात करोगे, ए से बी तक की बात करोगे, तो इस सोलेनॉइड के अंदर हो आप, मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर ये लूप है, इमेजिन करो कि ये लूप है, ठीक है, मान लो कि ये लूप है, ठीक, इफ दिस इज अ लूप, तो ऐसे हाथ घुमाओ ना, ऐसे हाथ, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट उल्टा कर दूं मैं, करंट उल्टा कर दूं, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। करंट उल्टा कर दिया, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब इन शॉर्ट, अंदर सभी कॉइल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं।
है ना। सुन लेना ध्यान से। अब जैसे मान लो कि ये हमने बनाया सोलेनॉइड, है ना, सुनो, ये हमने बनाया सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में वायर अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अंदर जा रहा है वायर तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये बाहर आ रहा है यहाँ से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, मतलब ये ऐसा ऐसा सिस्टम है आपका। ठीक है, ये आपने बना दिया ऐसा। ठीक, ये ऐसा ऐसा। सुनते चलना है यार ध्यान से ना, थोड़ी सी टेक्निकल बातें। अब आपने ये कहा कि देखो ये ऊपर वाले में अंदर जा रहा है करंट, ऊपर वाले में अंदर जा रहा है करंट। ठीक, तो ये अंदर की डायरेक्शन में वायर, मान लो कि वायर की डायरेक्शन अंदर है, एक छोटा सा एलिमेंट अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ये जो अंदर करंट जा रहा है इसकी वजह से, अगर मैं यहां जाके खड़ा हो जाऊं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे, ठीक है, पिन 2 पे कितनी क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये करंट अंदर जा रहा है, इस पे करंट की डायरेक्शन में पकड़ो वायर को ऐसे, तो इस पे एलिमेंट नंबर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी लेफ्ट में, और ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, इस वायर की वजह से इतने डिस्टेंस पे बाहर होगी। ठीक है, तो 1 की वजह से लेफ्ट में, 2 की वजह से राइट में। अब आप बोलोगे कि सर इनकी वैल्यूज तो अलग अलग है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 क्यों? नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 क्यों? सुनो, क्योंकि हमने आर बहुत छोटा लिया है, लेंथ बहुत ज्यादा ली है, तो B1 और B2 में जो डिफरेंस होगा, दोनों एलिमेंट्स के कारण लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफरेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, और इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 होगी, और हर एलिमेंट का काउंटर एलिमेंट अवेलेबल है, तो थ्रू आउट सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0। ये बात आप ध्यान रखना, टेक्निकल बात है, बहुत प्यारी बात है। ठीक है, चलो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और आपने लूप कैसा लिया है? आपने लूप लिया है कुछ ऐसा, नीचे बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन शॉर्ट बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ अंदर वाला जो आप एलिमेंट ले रहे हैं ना, अंदर वाला जो आपने सेगमेंट लिया है, जैसे मैं इसको नाम दे दूं 1 2 3 4, या PQRS नाम दे देते हैं, PQRS, तो इंटीग्रल B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। तो यहां पे आपको जाना है PQRS, मतलब इंटीग्रल P से Q B.dl, है ना, प्लस इंटीग्रल Q से R B.dl, प्लस इंटीग्रल R से S B.dl, प्लस इंटीग्रल, ठीक है, वापस से कहाँ जाओगे आप लोग? P से Q, Q से R, R से S और S से P, है ना, S से P B.dl। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ PQ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वजह से 0 क्यों 0? क्योंकि DL की डायरेक्शन देखो, DL की डायरेक्शन देखो, DL की डायरेक्शन देखो, है ना, और R की डायरेक्शन देखो। ठीक है, B.dl, सॉरी, B की डायरेक्शन देखो। मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग द एक्सिस है, अगर करंट अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, अगर करंट बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। इन शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही होगी। तो जितने भी परपेंडिकुलर वाले एलिमेंट हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, तो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड बचेगी सिर्फ इसकी वजह से, बाकी ये और ये हो जाएगी 0। तो आपको लगाना है इंटीग्रल B.dl, आपको लगाना है इंटीग्रल ऑफ B.dl, वो बन जाएगा B.a इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। अब आई एनक्लोज्ड हम कैसे निकाल रहे हैं वो सुनना, करंट एनक्लोज्ड कैसे निकाल रहे हैं वो सुनना। सोलेनॉइड में आपने एक टर्म डिफाइन की है स्मॉल n, जो कि है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सम गिवन लेंथ, एक गिवन लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बन जाएंगे? वो बन जाएंगे स्मॉल n टाइम्स ऑफ l, और यहां पे हम लोग l को a कह रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन गए। अब एक टर्न के साथ I करंट, 2 टर्न्स के साथ 2I करंट, n टर्न्स के साथ n टाइम्स ऑफ I करंट, तो मैं B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I को मैं लिख रहा हूं, I को मैं लिख रहा हूं कैपिटल N टाइम्स ऑफ I। ठीक है, और इस ही कैपिटल N को आप लिखते जाना, मैं यहीं पे इरेज करके लिख रहा हूं, आप 2 बार में लिखना, NA ऐसे लिख दिया, और ये AA को काट दिया, और ये म्यू नॉट NI फॉर्मूला आपके सामने आ गया, काम की बात है। ठीक है, so B is mu naught NI for a long solenoid,
एन क्या है? स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बातों को बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है, तेज रफ्तार में बातें बढ़ाते हैं आगे। अब ये है आपके सामने एक फाइनाइट सोलेनॉइड। फाइनाइट सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस आता है, ध्यान से देख लेना। फाइनाइट सोलेनॉइड में आपने एंगल्स किस तरह से लिए हैं, आपने फाइनाइट सोलेनॉइड में एंगल्स किस तरह से लिए हैं, ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है, ठीक है। सुन लो, एंगल आप लोग किसी भी तरह से ले सकते हो, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला बताया है वो इस कन्वेंशन के हिसाब से वैलिड है। अगर आप कन्वेंशन अलग करोगे प्लस माइनस की चेंज हो जाएगी। अब ये θ1 है जो मैं यहां से नाप रहा हूं क्लॉकवाइज, और ये θ2 है जो मैं एक्सिस से मेजर कर रहा हूं क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस कन्वेंशन के लिए ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, ये ध्यान रखो। खेल खत्म, खेल खत्म। अब इसमें अगर कोई आपको बोले कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, कुछ नहीं, एंगल्स की वैल्यू रख दो। इनफाइनाइट के लिए एक बन जाएगा 0, एक बन जाएगा 180, वापस से फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। किसी ने बोला कि आपको एंड पे जाके खड़े होना है, तो एक एंगल को 90, एक एंगल को 0, फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। तो चलो बातें बढ़ा देते हैं आगे। वही बात जो मैंने आपको कही कि इनफाइनाइट अगर है तो ये आ गया वापस से आपके सामने फॉर्मूला, एंगल्स की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की। किसी ने बोला कि एंड पे खड़े होना है, तो आ जाएगा आधा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दी एंड इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन, ठीक है। चलो लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। सोलेनॉइड लिया और उसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। लेकिन फॉर्मूला इसके लिए सेम वैलिड है, क्योंकि इंटीग्रल डीएल जब आप करेंगे तो वो 2 पाई आर होगा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला आपके सामने है। एक टर्म है टर्न डेंसिटी, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द लेंथ। अब मैं लेंथ को ले रहा हूं 2 पाई आर, तो सवाल उठता है कि सर मैं आर बाहर वाला लूं या आर अंदर वाला लूं। तो बेटा दोनों ही मत लो, आप मीन रेडियस लो, आप मीन रेडियस लो। मीन रेडियस क्या है? R1 प्लस R2 बाई 2, बाहर प्लस अंदर बाई 2। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक। चलो लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज के मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर एक चार्ज मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमको ये मालूम है अगर एक चार्ज मूव करता है और किस तरह से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो हमें यह मालूम है कि उसके साथ लिंक होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ लिंक होती है मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज अगर मूव कर रहा है उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये इमेजिन करो कि आपने एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड में लड़ाई होगी, मतलब चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो एक चार्ज जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, चलते चलते किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाता है बेचारा गलती से, है ना, उसको नहीं मालूम था कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर क्या होगा? उस पर धक्का लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स इतना होगा क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, वी क्रॉस बी करना है, थंब देगा वी क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। चलो इसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ केसेस, जैसे मान लो सबसे पहले कि ये एक चार्ज है जो चल रहा था, ठीक है, एक चार्ज बेचारा अकेला चुपचाप से चलता हुआ जा रहा था, और आपने क्या किया है, आपने अचानक से पूरी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस रीजन में, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है इस पूरे ही रीजन में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे इलाके में आपने लगा दी है मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो V क्रॉस बी, F इक्वल्स टू Q, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, ये लग रहा है फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग, ओके। यहां पे सिचुएशन में लग रहा है फोर्स, अच्छी बात है। तो क्या करेगा ये? थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो गया टिल्ट, ठीक है। तो अब करो, अब निकालो फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी टेंजेंशियल, सो V क्रॉस बी, ऐसा मतलब इन शॉर्ट क्या करेगा ये? इन शॉर्ट ये गोल घूम जाएगा, है ना, इन शॉर्ट ये क्या करेगा? गोल घूम जाएगा। तो अगर ये गोल घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिला? सेंट्रीपिटल फोर्स मिला मैग्नेटिक फोर्स से, यानी एम वी स्क्वेयर बाय आर, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर को आप लिख देंगे क्यू वी क्रॉस बी, और यहां से आप लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं रेडियस का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, जो भी आप निकालना चाहें, जो कि अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रेडियस की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं रेडियस की बात करूं, तो एक बहुत ही सिंपल सी बात आपके सामने मैं लिख रहा हूं। रेडियस हम लोग निकालना चाह रहे हैं, हमने लिखा एम वी स्क्वेयर बाई आर इज क्यू वी बी, तो ये v कैंसल आउट हो गया, r की वैल्यू आ गई एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो ये आ गया आपके सामने रेडियस का फॉर्मूला।
अब अगर आप निकालना चाहें टाइम पीरियड के कितना समय लगता है घूमने में, तो आप क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई आर बटे कितना 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 डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अरे बोलो ना जल्दी, है तो ये आपने लिख दिया v, ठीक है। तो r की वैल्यू रख दो डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे जनरेट करना है फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें mv, तो क्या हमको ये मालूम है कि mv इज द मोमेंटम, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं p, इसको हम लिख सकते हैं p बाय क्यू बी, एंड p कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 के ई टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इजंट इट। एक चार्ज को आप पोटेंशियल से एक्साइट करवाओ, भागेगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 क्यू वी, इजंट इट, एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है। क्यू क्यू कैंसल आउट हो जाएगा। एक और फॉर्मूला आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, आर की वैल्यू उठा के रख दो, आपके सामने टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला आ चुका है कुछ इस तरह से। चलो अब बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि एक चार्ज को आपने किसी एक्यूट एंगल पे फेंका है, ठीक है, किसी एक्यूट एंगल पे फेंका है, आप समझना जरा ध्यान से। अगर एक चार्ज को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंकूं, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैंने चार्ज को फेंक दिया, तो एंगल कितना, क्यू वी क्रॉस बी, वी और बी सेम डायरेक्शन में, एंगल 0, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसको किसी एंगल पे एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है। 90 डिग्री पे एंटर किया तो क्या किया उसने, घूम गया, पूरा कंप्लीट सर्कल बना लिया। अब ये किसी एंगल पे एंटर कर रहा है, अब ये किसी एंगल पे एंटर कर रहा है, अब ये चार्ज किसी एंगल पे एंटर कर रहा है ना, वी वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, पूरी अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपने बना दी, बड़ी अच्छी बात है। अब आपने जैसे ही v क्रॉस b किया, तो ये करने के लिए आपको वेलोसिटी को ब्रेक करना पड़ेगा दो डायरेक्शंस में। आपने कह दिया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट बन गया v cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट बन गया v sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो v cos थीटा v sin थीटा, v cos थीटा v sin थीटा। मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो, ये मैंने डायरेक्शन कर दी ऐसी। अब ऐसा क्यों किया मैंने, सर आपने डायरेक्शन चेंज क्यों की, ताकि आप लोग इसके मोशन की चर्चा आसानी से कर पाओ। v cos थीटा along the direction of magnetic field, v cos थीटा along the direction of magnetic field, v sin थीटा perpendicular to the direction of magnetic field। तो v cos थीटा के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी फोर्स along the x axis is 0, बिल्कुल। एक्सेलरेशन along the x axis is 0, बिल्कुल। मतलब वेलोसिटी along the x axis is constant, मतलब x axis में तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहेगा पार्टिकल आपका, ठीक है। कहां है पार्टिकल, ये बना दो चार्ज पार्टिकल, ये आपका चार्ज, ठीक है। लेकिन y डायरेक्शन में जो v sin थीटा है, v sin थीटा है वो परपेंडिकुलर है b के, और उसके कारण v, सुन लो, उसके कारण v क्रॉस b अंदर लगेगा फोर्स, ठीक है, अंदर लगेगा फोर्स। तो ये एक सर्कल जनरेट करना चाहेगा, अंदर के डायरेक्शन में एक सर्कल जनरेट करना चाहेगा। अब अपने हाथ को ऐसे घुमाओ, सर्कल जनरेट करना चाह रहा है v sin थीटा की वजह से, और v cos थीटा की वजह से आगे बढ़ना चाह रहा है। तो घुमाते घुमाते इसको आगे ले जाओ, तो ये आगे बढ़ गया। फील आई, सबको फील आई, जल्दी बोलो। घुमाओ, घुमाते घुमाते हाथ को आगे बढ़ाने लग जाओ। ये मोशन है आपके चार्ज पार्टिकल का, ये मोशन है आपके चार्ज पार्टिकल का, मतलब घुमाते घुमाते आपको इसे आगे बढ़ाना है। तो क्या मोशन बन गया, हेलिक्स बन गया, हेलिक्स बन गया, हेलिक्स हेलिक्स हेलिक्स, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम लोग पिच की बातें करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग रेडियस वेडियस की बातें करेंगे, टाइम पीरियड की बातें करेंगे, है ना, वही सारी बातें रिपीट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि किस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से ये घूम रहा है, वेलोसिटी के किस कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर v sin थीटा की वजह से। तो जो रेडियस का फॉर्मूला था क्या था, एम वी बाई क्यू बी, उसकी जगह पे मैं v sin थीटा लिख दूंगा डिवाइडेड बाय क्यू बी,
ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया रेडियस का, ये एक्सप्रेशन बन गया रेडियस का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने अभी भी क्या बोला था? आपने ये बोला था टी इक्वल्स टू 2πr/v, ठीक है, 2πr/v यानी कि 2πm/qb। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है आपकी वेलोसिटी पे, है ना, तो ये उतना ही रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी सेम, दिस इज गोइंग टू बी सेम, द टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी सेम। अच्छी बात है। अब हम लोग एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं, पिच। एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, पिच। तेज रफ्तार में देखते चलो, PITCH। अब पिच क्या होती है कि एक टाइम पीरियड में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है बॉडी ने, कितना लीनियर डिस्टेंस बॉडी जो है वो ट्रेवल कर चुकी है एक टी टाइम पीरियड में। आगे भी बढ़ रही ना, वो तो टी टाइम में बॉडी कितना आगे बढ़ चुकी है। टी टाइम चाय की बात नहीं चल रही है, टी टाइम पीरियड में बॉडी कितना आगे बढ़ चुकी है, कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, ये होता है पिच। जैसे कि एक बॉटल का एग्जांपल दूं, बॉटल से समझना, इसको घुमाओ, ये पॉइंट दिख रहा है, ये निशान दिख रहा है सबको, ये है ना, ये घूम फिर के यहाँ पे आना चाहिए वापस, तो मतलब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसका ढक्कन जो है ना थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, ये देखो, देख रहे हो, इसके ढक्कन ने थोड़ा सा लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको पूरा घुमाने में, तो ये होता है पिच, ये होता है पिच। फील आई सबको? दिस इज कॉल्ड पिच, पी। तो पिच को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, किस स्पीड से बढ़ रही है बॉडी? एक्स डायरेक्शन से बढ़ रही है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, बिल्कुल। तो इसको आपने लिख दिया v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को लिख दिया क्या? 2πm/qb, 2πm/2πm/q। अरे सिंपल यार, देखो ये आ गया, आ गया पिच, पी, खत्म खेल, ठीक। तो ये हमने हेलिकल मोशन भी पूरा डिफाइन कर दिया, पूरी एक एक बात हमने इसकी निचोड़ ली है, ठीक है। टाइम पीरियड अभी अभी आपने बताया कितना, ये बताया आपने 2πm/qb, तो लिख दो इधर 2πm/qb। पिच का फॉर्मूला अभी अभी आपने कितना लिख दिया? पिच का फॉर्मूला आपने लिखा P इक्वल्स टू Vx इंटू टाइम पीरियड। Vx को लिख दिया V cos थीटा और टाइम पीरियड को लिख दिया 2πm/qb, ठीक है। तो चलो बातों को बढ़ा दिया जाए आगे, है ना। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अब मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इन्फ्लुएंस है, दोनों लगे हुए हैं, तो क्या होगा? दोनों में फोर्स लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। और कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इतना लगेगा फोर्स टोटल इज मैग्नेटिक फोर्स प्लस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा QV क्रॉस B प्लस QE। खेल खत्म। समझ रहे हैं बात को सभी लोग? ये आ गया लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है कि एक चार्ज पे जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, ठीक है। और ये कब हो पाएगा? अगर मैंने यहां पे वेलोसिटी कह दी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होनी चाहिए, तो V क्रॉस B ऊपर लग रहा है फोर्स, चार्ज पे ऊपर लग रहा है फोर्स V क्रॉस B, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे नीचे धक्का देगी, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में हो गए बैलेंस, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में हो गए बैलेंस। तो आप क्या लिख देंगे? आप ये लिख देंगे कि भाई साहब इस सिचुएशन के लिए FE बराबर FM, FE को आपने लिख दिया Q टाइम्स ऑफ E, FM को लिख दिया QV क्रॉस B, है ना। V क्रॉस B 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां से आप V की वैल्यू बता सकते हैं E/B, V की वैल्यू बता सकते हैं E/B, ठीक है। ध्यान रखना, इस वेलोसिटी से, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चलती जाएगी अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए, ओके। तो चलो बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट। जैसे मान लो कि ये करंट एलिमेंट है, ठीक है, एक कोई भी जनरल शेप दे रहा हूं मैं, रैंडम शेप, इसमें करंट है I, एक एलिमेंट ले लो DL। आपको क्या करना है? अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो इस पे लगेगा फोर्स, इस एलिमेंट पे लगेगा फोर्स। क्यों लगेगा फोर्स? समझते हैं। आपने ये बताया कि हर चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है उस पे फोर्स लगता है, तो ये चार्ज, ये तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं करंट में, वायर में, बिल्कुल मूव कर रहे हैं, तो हर चार्ज पे फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो पूरे वायर पे फोर्स लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो कितना लिखेंगे आप फोर्स? सर हमने तो फोर्स लिखा है छोटे से एक एलिमेंट की वजह से QV क्रॉस B, ये तो बोलते हैं हम लोग QV क्रॉस B, बिल्कुल QV क्रॉस B। क्या मैं V को
क्या मैं v को dl/dt ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब ये छोटू सा एलिमेंटल चार्ज है तो उसको q डैश बोल दो, dq बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो q टाइम्स ऑफ v/t लिख दो, v को l/t लिख दो या dl/dt लिख दो, जो लिखना चाहो लिख दो। मैं l/t लिख रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए। ये हम लोगों ने लिख दी फोर्स की बात। तो ये आपके सामने देखो क्या बन गया, ये करंट बन गया। तो आई एल क्रॉस बी जैसा फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है। तो फोर्स कितना लगेगा किसी भी एलिमेंट पे, बेसिकली दिस इज dl/dt। तो ये आई बन गया आपके सामने। फोर्स आपने लिख दिया आई एल क्रॉस बी, फोर्स आपने लिख दिया कितना, फोर्स आपने लिख दिया आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी, ये जो इंटीग्रल डीएल वाली टर्म बनी है, देखो वैसे तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो बात को। जो ये इंटीग्रल डीएल वाली टर्म बनी है, दिस इज द इनिशियल एंड फाइनल सेपरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट समझ लो, ये है डीएल, दिस इज डीएल। तो कैसा भी शेप दिया हो, आपको बात करनी है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की, इनके बीच के सेपरेशन की। बात क्लियर है? तो चलो बातें बढ़ा देते हैं तेज रफ्तार में आगे। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। एक वायर मैंने आपके सामने दे दिया ऐसा, दूसरा वायर मैंने आपके सामने दे दिया ऐसा। तो ध्यान से सुनना, ये एक वायर में करंट है I1, दूसरे वायर में करंट है I2, और आप क्या कर रहे हो, आप इसके सेंटर पे जाके बैठ गए और दोनों से ही मैंने सेपरेशन कितना ले लिया, दोनों से ही मैंने सेपरेशन D ले लिया, D, ठीक है, दोनों से ही मैंने सेपरेशन D ले लिया, ठीक। अब देखो, ये चलो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये सिचुएशन देखो, बस देख रहे हो, हम निकालना चाह रहे हैं कि किसी एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे फोर्स लगेगा क्या। बस हाँ या ना बोलो, पहले लगेगा क्या, लगना चाहिए क्या। सर अगर हम वायर 2 पे बैठे हुए, बैठ जाओ वायर 2 पे जाके, तो वायर 2 पे वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है, किधर है, इधर है, इधर इधर। तो यहां पे B1 एग्जिस्ट कर रही है, यहां पे B1 एग्जिस्ट कर रही है अंदर की दिशा में, अंदर की डायरेक्शन में B1 है। तो इस वायर पे, इसको भूल जाओ अभी, इसको मत देखो, इस वायर पे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है 1 की। तो एक करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, बिल्कुल लगता है, कितना लगता है, आई एल क्रॉस बी। तो हमने यहां पे लिख दिया कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज आई किसका, इसका खुद का, एल क्रॉस बी, B1 को क्या लिख दोगे, मान लो कि ये सेपरेशन D है, मान लो कि ये सेपरेशन D है, तो B1 को आप क्या लिख देंगे, B1 को आप लिख देंगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई D, डिवाइडेड बाय 2 पाई D, ठीक है। L से डिवाइड कर दो, ये टर्म बन गई फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन। जितना फोर्स एक के द्वारा दूसरे पे लगेगा उतना ही दूसरे के द्वारा पहले पे लगेगा। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, देखो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, इसका इसके ऊपर फोर्स L क्रॉस बी, L यानी इसका खुद का करंट, क्रॉस B यानी इस पे फोर्स होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब 1 पे जाके बैठ जाओ, 1 पे जाके बैठ जाओ, बैठ गए जाके 1 पे जाके बैठ गए, ठीक है। सर 1 पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, 1 पे 2 की मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो ये हमने बना दी डॉट, ये हमने बना दी डॉट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बिल्कुल। तो L क्रॉस B क्या डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई फोर्स की, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों ही इक्वल अपोजिट हैं, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर दो वायर्स के बीच में पैरेलल वायर्स हैं, उनके बीच में करंट है, उनमें करंट फ्लो कर रहा है पैरेलली, तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, वो रिपेल करेंगे, ध्यान दें। तो चलो अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये जितना हमने सीखा उसके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ सर्टेन current produces a magnetic field B naught at its center. The coil is now rewound so that it has 3 turns and the same current is passed through the coil. ठीक है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना हो जाएगी। एक सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ N I बाई 2R, है ना। अब आपने क्या किया है, आपने नंबर ऑफ टर्न्स 3 गुना कर दिए, करंट कितना सेम है, और एक कॉइल को ही आपने रिबाउंड किया है, एक कॉइल को ही आपने रिबाउंड किया है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर 3 गुना हुए हैं तो उसका रेडियस जो है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो 1/3 हो गया होगा। तो R डैश को आप R/3 लिख सकते हैं और N डैश को आप 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लिख सकते हैं। तो कुल मिला के फैक्टर कितना बन जाएगा, B डैश को आप इस तरह से लिख देंगे, B डैश अपॉन B सिर्फ N और R पे डिपेंड कर रहा है, तो N डैश बाई R डैश
टाइम्स ऑफ एन बाई आर। वैल्यू उठा के रख दो, कंपेयर कर लो, बी डैश की वैल्यू आ गई कितनी, 9 गुना। ठीक, चलो तो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ये हमने मार्क कर दिया करंट, ओहो हो, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ये हमने करंट की वैल्यू बता दी कितनी, 5 एम्पियर। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन आपको दी है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 मीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। मतलब आपको एंगल दे दिया है यहां पे 45 डिग्री और कोई भी चेंज नहीं है। तो जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसको अप्लाई हम कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, बोलो 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 बोलो, चुप नहीं बैठना है, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। वैल्यूज रखिए, कैलकुलेट कीजिए, दिस शुड बी 8.8 इंटू 10 टू द पावर -10 टेस्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two similar coils of radius r and a number of turns capital N are lying concentrically with their planes at right angle to each other। मतलब दो कॉइल्स हैं आपके सामने, एक कॉइल कुछ इस अरे रे 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 जस्ट अ सेकेंड, एक कॉइल कुछ इस तरह से दी है और दूसरी कॉइल कैसी दी है, परपेंडिकुलर, दोनों के प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन गया, फिर से बना देता हूं, एक कॉइल ये और दूसरी कॉइल ये। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, आपको क्या करना है, दोनों में करंट देके रखे हुए हैं, दोनों में करंट देके रखे हुए हैं आई एंड आई रूट 3। ये करंट है आई और ये करंट है आई रूट 3। तो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हाथ घुमा दो, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां है, इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये देखो ऐसी है, लूप नंबर 1 बोल दो इसको, लूप नंबर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, लूप नंबर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है B1। तो लूप नंबर 2 जो है, लूप नंबर 2 जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इसका नाम दे दो B2। ठीक है, B2, क्या B1 B2 आपस में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप की वजह से, किसी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो बन जाएगा B इक्वल टू रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस 90 जो कि 0 होता है। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2R कॉमन निकल जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2R कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा आई स्क्वायर प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर। मतलब बी नेट कितना बन जाएगा, म्यू नॉट एन बाई 2R 1 प्लस 3। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इसका, म्यू नॉट एन आई बाई आर, दिस इज द आंसर। ठीक है, आसान सवाल था, तीसरा सवाल सिंपल था, उसका आंसर आ गया डी। अगले सवाल पे आते हैं, ये है आपके सामने अगला सवाल, रीड करो क्या कहता है ये, द करंट 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 पासेस थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर at a distance of 5 centimeter from the straight wire, the magnetic field is B, then at 20 centimeter r distance पे magnetic field B है, तो 4R डिस्टेंस पे कितनी होगी, सिंपल सी बात है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, है ना। सो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो B डैश आपने R 4 गुना बढ़ा दिया, दैट्स गोइंग टू बी B बाय 4। बहुत ही हलवा सवाल था, आसान सा सवाल, तो इसका आंसर आपके सामने है B। अगले सवाल पे आते हैं, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। A wire of mass 200 ग्राम and length 1.5 मीटर, लेंथ 1.5 मीटर, मास 200 ग्राम, carries a current 2 एम्पियर। It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field। अच्छी बात है, horizontal magnetic field से वायर अगर आपने सस्पेंड किया है तो सीधी सी बात है कि ये है mg और ये है फोर्स मैग्नेटिक जो कि होता है I L क्रॉस B। ठीक है, तो ये दोनों ही फोर्स आपस में बराबर रहे होंगे, mg बराबर I L B। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो B कितना आ गया, B आ गया mg डिवाइडेड बाय I L। तो वैल्यूज उठा के रखो जल्दी से। मास आपको देके रखा है 200 ग्राम, प्रॉपर यूनिट्स में रखना है आपको केजी में, और लेंथ आपको देके रखी है स्टैंडर्ड यूनिट्स में 1.5 मीटर। तो इसको कैलकुलेट आप कीजिए, इसका आंसर आना चाहिए 0.66 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। क्या निकालना है हमको,
हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। यू नीड टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यहां पे टेस्ला नहीं दी है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको यहां पे टेस्ला नहीं देके रखी है, लेकिन यहां पे वेबर पर मीटर स्क्वायर दी है। तो क्या ये भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स डेंसिटी बोल लो या मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, एक ही बात है। तो दोनों सेम चीजें हैं, चिंता नहीं करनी है। कई बार बच्चे पूछते हैं तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, टेस्ला, एक ही बात है। ठीक, चलो आपको क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस आपको देके रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देके रखी हुई है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि अगर एक पार्टिकल किसी चार्ज के आसपास घूम रहा है, यहां पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के आसपास में घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज है, बिल्कुल है, और वो मोशन कर रहा है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। तो यहां पे करंट है कहानी में, बिल्कुल है। आई कितना है, आई इज चार्ज अपॉन टाइम, क्यू बाई टी, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड टी। ओके, तो इसको मैं q टाइम्स ऑफ f भी लिख सकता हूं। तो I को मैं q टाइम्स ऑफ f, I को मैं q टाइम्स ऑफ f, और f इक्वल टू सी, ओमेगा इज 2 पाई f, ओमेगा इज 2 पाई f, ओमेगा इज 2 पाई f, तो f इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो करंट की वैल्यू मिल गई हमको। आपसे पूछा क्या है इन्होंने, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, आपसे पूछी है एंगुलर वेलोसिटी, आपसे पूछी गई है एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे उठा के रख दो ई, क्यू को मैंने रख दिया कितना, ई रख दिया, ई, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू मिल गई, अगर हमको करंट की वैल्यू मिल गई, तो क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया। कैसे मिलेगी करंट की वैल्यू? करंट की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगी, ठीक है, आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड आपको देके रखी हुई है 16, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? इस पर्टिकुलर करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। आई की वैल्यू आपने रख दी म्यू नॉट ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। खेल खत्म, खेल खत्म। बी की वैल्यू मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मालूम है, ई की वैल्यू मालूम है, रेडियस मालूम है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं? जल्दी बोलो, सारी बातें आपके सामने हैं। ओमेगा बैठ के मजे से कैलकुलेट करना, इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद आना चाहिए इतना। ठीक, चलो अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए अगर हम बात करें, आई करंट है, किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बी, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर ए डी, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, लेट्स कॉल इट एज आर ओनली। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो इट्स सिंपली प्रोपोर्शनल टू आई। तो 7वां सवाल एक बहुत ही आसान सा सवाल था। अब आते हैं अगले सवाल पे। क्या कहता है ये अगला सवाल? कहता है करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर बट लाइंग ऑन दी। अब एक्सेस पे बात कर रहे हो यार, ये वायर है, ये वायर है, और आप एक्सेस पे बात कर रहे हो, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एंगल जीरो है, खत्म खेल। सो जीरो इज द आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग स्ट्रेट केबल contains 7 strands of wire each of current 5 ampere, the current the magnetic induction at a distance of 2 centimeter from the axis of the cable। अब देखो 7 केबल्स हैं, 7 वायर्स हैं, है ना, उससे मिलके एक पूरी केबल बनी है। ठीक, तो डायरेक्टली 7 फ्लो हो रहे हैं, एक में करंट 5 है, तो डायरेक्टली मैं टोटल करंट 35 लिख रहा हूं। टोटल करंट इज 35 एम्पियर। ठीक है, हमको कितने डिस्टेंस पे निकालना है? हमको निकालना है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो कि होती है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो वैल्यू इसकी उठा के जल्दी से रख दो और कैलकुलेट कर लो। म्यू नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन गया, जो कि होता है 10 टू दी पावर -7 इंटू करंट है 35 इंटू ये है 2 डिवाइडेड बाई आर है 2 इंटू 10 टू दी पावर, सेंटीमीटर है ना, 10 टू दी पावर -2, ऊपर जाके बन गया 10 टू दी पावर 2। तो कितना आ गया ये आ गया 35 इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है,
तो ये बन गया 3.5 इंटू 10⁻⁻�6, ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 50 एम्पियर, है ना। If it has 35 turns, the flux density at the center in Weber per meter square। बच्चे बोलते हैं सर फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एरिया। अरे नहीं, फ्लक्स डेंसिटी, बुद्धू नहीं बनना है। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। आपको बी ही निकालना है, वही निकालो। कितना बन जाएगा सर्कुलर कॉइल के लिए टर्न्स वंस देके रखें, म्यू नॉट एन आई बटा 2r, ठीक है। म्यू नॉट एन आई बाय 2r इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाय पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन गया 10 टू द पावर -7, ठीक है। इंटू 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 एन कितना है, एन कितना है 35 टर्न्स, करंट कितना है, करंट है 50, ओके। आर कितना है आर कितना है 25 सेंटीमीटर, बड़ी अच्छी बात है। इंटू 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 क्या छूट गया इंटू 2 पाई, ठीक है, खेल खत्म। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग मैच कीजिए, आंसर इसका आना चाहिए सॉल्व करने के बाद बी। चलो अगला सवाल आपके सामने है ये। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r carries a current I, the magnetic field at the center is b, the distance from the center of the axis of the coil where the magnetic field is b by 8 b by 8। क्या बोल रहा है ये, सर्कुलर कॉइल, रेडियस देके रखा है, करंट देके रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बी है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इससे 1/8, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए b डैश इज 1/8 टाइम्स ऑफ b, b डैश इज 1/8 टाइम्स ऑफ b, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करनी है कि कितने डिस्टेंस पे होगी। तो ये कितने डिस्टेंस पे होगी, ये होगी, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आर स्क्वायर बोल लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी आर लिखा हुआ है ना, ये आर ले लिया मैंने, स्मॉल आर, है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों बातें आपके सामने हैं, दो इक्वेशन आपके सामने बनी हुई हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर मैच होना चाहिए एज बी। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। तो क्या है अगला सवाल, पढ़ो जरा। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ रेडियस a and on its axis at a distance at equal distance is equal to मतलब कि कॉइल के सेंटर पे जो कि होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस है, ये r है तो ये भी r है, तो आपको p पॉइंट पे निकालना है। p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, तो p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट p दैट्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको अरेंज कर लीजिए, बी सी डिवाइडेड बाई बी पी कर दीजिए, दोनों को आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा मैच करके देख लो, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, बी सी डिवाइडेड बाई बी पी, मैच करके देख लो, है ना। कर ही देते हैं यार, चलो ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r होल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई, है ना, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना बन गया, नीचे बन गया 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 3/2, ठीक है, 2 की पावर 3/2, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 8 का रूट यानी 2√2, ठीक है, आर क्यूब और आर स्क्वायर, तो ये भी बना आर और आर भी हो गए कैंसिल, आर और आर भी कैंसिल आउट हो गए, म्यू नॉट आई कैंसिल आउट हो गए, 2 कैंसिल आउट हो गए, 2√2 ऊपर गया, तो 2√2:1 इज द आंसर। हलवा था बिल्कुल, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ, सेंट्रल पॉइंट पे आपको बात करना है, सेंट्रल पॉइंट पे जाके किसी को बिठा दो। ओके, तो अब आपके सामने दो सेगमेंट हैं, एक है ये वाला वायर जिसको मैंने ऑरेंज कर दिया, और दूसरा सेगमेंट है आपके सामने ये हरा वाला, ठीक है। दोनों के ही कारण डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगी, तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर और एक आर्क, ठीक है, B1 प्लस B2।
तो बी को मैंने लिख दिया B1 प्लस B2, और B1 को मैंने कितना लिख दिया, B1 को मैंने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, जो भी सेपरेशन है इसका, ठीक है, आर सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट, प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 आर। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 आर ब्रैकेट ब्रैकेट 1+1/पाई, और अगर 4 पाई कॉमन ले लोगे तो पाई+1, मतलब इस तरह का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल था, जल्दी से बातें बढ़ाते हैं आगे। A current of 30 एम्पियर इज फ्लोइंग, करंट ऑफ 30 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एज शोन। बड़ी अच्छी बात है, ये रहा कंडक्टर, ये रहा करंट। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट ओ, सेंटर पे जाके हो जाओ खड़े, हो गए। कितना होगा मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर पे? मैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ इतने हिस्से की वजह से, और ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा कितना है, ये 90 डिग्री है, तो 360 का 90 कितना हिस्सा होता है, 1/4। ये 1/4 निकाल दिया, 3/4 बचा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है 3/4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठाओ, कैलकुलेट करो, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, 3/4 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो कैलकुलेट कर लो इसको, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4/10⁻⁷ वैल्यू रखो, आई की वैल्यू आपको देके रखी हुई है 30 एम्पियर, ठीक है, और आर भी आपको देके रखा हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आप लोग रखो, कैलकुलेट करो, तो ये आने वाला है, दिस इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ओके, बी करके मैच कर लेना। अगला सवाल, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स पी एंड क्यू आर बोथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर विथ अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बिटवीन देम। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन विथ अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिटवीन देम, अच्छी बात है। इफ पी एन क्यू कैरी दिस मच करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट है, सेपरेशन कितना है, सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट हाफ वे बिटवीन देम, हाफ वे बिटवीन देम, हाफ वे बिटवीन देम, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने निकालनी है, क्या होगी, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर, ठीक है, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर। अब आपसे ये बोल रहा है कि P और Q दो लॉन्ग वायर हैं, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन देके रखा हुआ है, करंट एक में I है तो एक में 2I है, सॉरी है ना, करंट अलग अलग ले लिया मैंने, I की वैल्यू 2.5 एम्पियर कह दो बस। तो ज़्यादा बड़ी किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरे वाले की, है ना। तो नेट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I डिवाइडेड बाय 2 पाई वॉट एवर द सेपरेशन इज, डी बोल देते हैं उसको, डी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। तो सिंपली कितना बचा, ये बचा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, है ना। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू सेपरेशन इज डी, डी कितना है 5/2, ठीक है, और करंट कितना है, करंट 2.5, तो ये भी कैंसल आउट हो गया, ठीक। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जैसा बच रहा है कुछ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देखो 15वें का आंसर आ गया डी, 15वें का आंसर आ गया डी, सिंपल था। चलो अगला सवाल, इफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट बिकम डबल फॉर अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड होता है ये, बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल एन आई। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट बिकम डबल, तो ये भी डबल, ये भी डबल, तो बी डैश कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ बी, तो इसका आंसर आ गया डी, सिंपल। चलो अगले सवाल पे आओ, 17, करंट ऑफ पाई बाय 4 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ टोरॉइड। अब टोरॉइड है, ठीक है, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसमें, पर मीटर यानी पर यूनिट लेंथ आपको देके रखा हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग इट्स एक्सिस, टोरॉइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या टोरॉइड का फॉर्मूला हमको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। टोरॉइड में क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई, जस्ट अ सेकेंड, टोरॉइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोरॉइड के लिए भी तो यही फॉर्मूला होता है, एन आई, ठीक है। तो ये आपने रख दिया, म्यू नॉट एन की वैल्यू आपको देके रखी हुई है, कितनी देके रखी हुई है, ये 1000 है ना, इनटू करंट कितना देके रखा हुआ है, 1/4 पाई, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 10⁻⁻⁷, तो 10⁻⁻⁴ आंसर आ गया, यानी सी आंसर आ गया, ठीक। चलो अगले सवाल पे आते हैं, 18वें सवाल पे, पढ़ो जरा सवाल को, क्या कहता है ये, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is this much and it enters the magnetic field k cap.
देन क्या होगा पता करते हैं। एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, बिल्कुल ये होता है ना फोर्स, बिल्कुल होता है। तो क्या, तो ऐसा कि जो फोर्स है ना वो कितना बन जाएगा, क्यू, इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस ई लिख दिया मैंने, वी कितना है 2i प्लस 2j, ठीक है 2i प्लस 2j, क्रॉस 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 4k, ठीक है। तो बस यहाँ पे से चेक कर लो आप लोग क्या बोल रहा है, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसकी डायरेक्शन या उसके डायरेक्शन के अपोजिट तो हो ही नहीं सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी विल चेंज, बिल्कुल चेंज होगी, है ना। इट्स स्पीड विल चेंज, क्या इसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, नहीं हो सकती, कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो डायरेक्टली हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि आंसर इसका आने वाला है सी, ठीक है। चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। कम टू द 19th क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है, पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज E is fired perpendicular to a uniform magnetic field of induction B with a velocity v, the time period of revolution, time period तो हमको मालूम है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, होता ही है, बिल्कुल होता है। या तो 2 पाई f बोल लो, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 2 पाई r, ठीक है, डिस्टेंस विद अ स्पीड v, दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड। अच्छा, और r को आप क्या लिखते हैं, r को आप क्या लिखते हैं, r को आप लिखते हैं mv बाई क्यू बी। तो ये v और v कैंसल आउट कर दिया आपने, v और v कैंसल आउट कर दिया, तो 2 पाई m बाई क्यू बी, क्यू कितना है, क्यू है छोटू e, तो ये आ गया आंसर, डायरेक्ट था। अगला सवाल, doubly ionized helium atom travels at right angle to the magnetic field induction this much with a velocity this much describing a circle of radius r। अब इसके बाद प्रोटॉन को फेंक दिया आपने सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में, सेम फील्ड में, तो उसका रेडियस कितना होगा, r होता है एम वी बाई क्यू बी, अच्छी बात है ना। तो आपने मास और चार्ज चेंज किए हैं क्योंकि प्रोटॉन और हीलियम एटम की बात चल रही है, अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। तो अगर मैं नए रेडियस की बात करूं तो उसमें मास कितना है, मास है m/4, यानी 1/4 है, सिर्फ फ्रैक्शन रख रहा हूं मैं, मास 1/4 है, और चार्ज कितना है, चार्ज आधा है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 टाइम्स ऑफ r, यानी कि r/2 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपके सामने 10 टास्क क्वेश्चन है, ये आपको मुझे बताने हैं, अभी चैट में इनके जवाब देने हैं, ठीक है। ठीक इस लेक्चर के समथिंग अबाउट, लेट्स से लेक्चर देखना और सॉल्व करना, 45 मिनट्स के बाद मैं ये इसके आंसर्स जो है पोस्ट करूंगा, और मैं देखूंगा कि चैट में वाकई में कितने लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके टास्क क्वेश्चंस, 10 टास्क क्वेश्चन है, कुल मिला के 30 सवाल। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग मजे से पढ़ाई लिखाई करो, एंड सी यू ऑल, ओके, बाय।